क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। पीयूष जैन के कन्नौज के पैतृक आवास समेत कुछ ठिकानों पर अभी भी छापेमारी जारी है। कन्नौज में उसके घर से 107 करोड़ रुपए कैश और मिले। बड़ी मात्रा में सोना और चांदी भी बरामद हुआ। पीयूष जैन के घर से अब तक 284 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं। गुरुवार से अहमदाबाद जीएसटी की टीम कर रही है छापेमारी। मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे मुकेश के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। मुकेश, कई सारे सवाल हैं। आप क्राइम एक लंबे वक्त से कवर करते रहे हैं। क्या कभी किसी एक ठिकाने से इतना पैसा मिला हो, अगर आपको याद हो? और दूसरा कि अगर नोट गिनने की मशीन नहीं होती तो शायद महीनों लग जाते इस नतीजे तक पहुंचने में कि आखिर कैश था कितना। देखिए शारिक, जब से मैं रिपोर्टिंग में हूं तब से शायद ही किसी रेड में इतना पैसा मिला हो। और जो मैं जीएसटी के अधिकारियों से बात कर रहा था वो भी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी भी रेड में इतना पैसा, इतना कैश अमाउंट कभी नहीं मिला है। और जहां तक बात है पैसे गिनने की, निश्चित तौर पर बहुत सारे कर्मचारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बुलाने पड़े। 2 से 3 दिन पैसे गिनने में लग गए और करीब 20 से ज्यादा मशीनें पैसे गिनने वाली लाई गई, तब ये पूरा अमाउंट गिना गया है। तो अभी भी वहां पर जो पीयूष जैन जो कारोबारी हैं इत्र के, उनके कन्नौज के ठिकानों पर अभी भी छापेमारी चल रही है और जो कैश मिला है उसको गिनने का प्रोसेस अभी चल रहा है। हो सकता है कि रकम इससे ज्यादा हो या थोड़ी बहुत इससे कम हो, क्योंकि अभी एग्जैक्ट अमाउंट अभी नहीं मिला है। जो पैसे हैं वो गिने जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक ये पूरी जो रकम है वो 284 करोड़ रुपए के करीब है। तो पैसे गिनने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। पीयूष जैन के घर से बहुत सारा सोना और चांदी भी मिली है, जिसको पूरा उसको देखा जा रहा है। तो अभी जीएसटी के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। अभी ताजा अपडेट ये है कि जो पीयूष जैन जो कारोबारी हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है जीएसटी के सेक्शन में, उनको कुछ देर में कानपुर में कोर्ट में पेश किया जाएगा और जहां से उनकी ट्रांजिट रिमांड लेकर पुलिस जो जीएसटी की टीम है वो अहमदाबाद जाएगी और आगे की उनसे वहां पर पूछताछ होगी। तो जो पीयूष जैन है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके दोनों जो बेटे हैं वो डिटेन हैं और कन्नौज के घर में हैं, वहां पर उनसे पूछताछ चल रही है। और जो जीएसटी की टीमें हैं वो भी अभी कन्नौज में ही हैं। जो कुछ देर पहले जीएसटी के अधिकारी हमें बता रहे थे कि शायद आज देर शाम तक वो लोग एक डिटेल्ड प्रेस रिलीज जारी करेंगे, जिसमें सारा कुछ जानकारी होगी कि आखिर क्या क्या बरामद हुआ है, क्या कार्रवाई हुई है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां से मिले हैं। ये सारी जानकारी आज शाम को एक प्रेस रिलीज आएगी, उसमें जरूर मिलेगी। शारिक, शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो गिनती जारी है और ये नंबर्स हर गुजरते दिन के साथ ऊपर ही जा रहे हैं। रायपुर में चल रहे धर्म संसद के दौरान महात्मा गांधी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करने के लिए खुद को संत कहने वाले कालीचरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। प्रमोद दुबे की शिकायत पर पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें, कालीचरण ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए नाथूराम गोडसे की सराहना की थी और कहा कि लोगों को धर्म की रक्षा के लिए एक कट्टर हिंदू नेता को सरकार के मुखिया के तौर पर चुनना चाहिए। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के लिए अपशब्द का भी इस्तेमाल किया। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, अगर ये कहा जाए कि नफरतों का बाजार सजा है तो गलत नहीं होगा। धर्म संसद हरिद्वार में हुआ, उस मामले में पुलिस की उदासीनता नजर आ रही है, जबकि एक विशेष धर्म को खत्म कर देने का आह्वान किया गया। और यहां भी खुद को संत और महाराज कहने वाला शख्स महात्मा गांधी के लिए अपशब्द कह रहा है। एक शख्स ने भले ही मामला दर्ज कराया हो, उम्मीद है कि इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। देखिए शारिक, ये जो धर्म संसद है ये उत्तराखंड से चलती है। वहां पर नफरतों की बयार बहती है जिसको सबने सुना, और वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आती है। उस रायपुर में इस धर्म संसद की अगुवाई में सारे दल लगे होते हैं। बीजेपी है, कांग्रेस है, जो इसके संरक्षकों की मंडली है उसमें भी बीजेपी है, कांग्रेस है, सबके विधायक हैं। और उसके बाद एक ऐसा शख्स जो खुद को धर्मगुरु कहता है, जो शिव तांडव स्तोत्र को गाने की वजह से सुर्खियों में आया था, वो मंच से ऐसे जहरीले भाषण देता है। न सिर्फ राष्ट्रपिता के बारे में अपशब्द कहता है, उनको गालियां देता है, उनके हत्यारे की प्रशंसा करता है, बल्कि दूसरे धर्म के खिलाफ दंगे, काटने, मारने की बातें कहता है।
और उसके बाद रायपुर पुलिस जो एफआईआर दर्ज करती है वो 294 और 505(2), यानी एक में 3 महीने की अधिकतम सजा, दूसरे में 3 साल की अधिकतम सजा, सारी जमानती धाराएं। जो कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया हैं वो थाने से निकलकर कहते हैं कि देशद्रोह की धाराएं दर्ज होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी से सवाल पूछते हैं। जो मीडिया सेल के प्रभारी हैं वो कहते हैं जो कांग्रेस के नेता गए थे उनसे भी पूछेंगे। तो क्या ये कोई नई बात थी कि ऐसे लोग धर्म संसद में आए हैं जो किसी एक धर्म के प्रति विद्वेष रखते हैं, उनके खिलाफ काटने मारने की बातें कह रहे हैं? क्या ऐसे लोगों की पृष्ठभूमि की जांच नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपने हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा गढ़ी है और उसके बाद ऐसे लोगों पर जब मामला दर्ज होता है तो वो इतनी हल्की फुल्की धाराओं में कि वो रायपुर से चले जाते हैं, पुलिस को भनक तक नहीं लगती। और अब एक बात उठ रही है कि तमाम लोगों के बयान लिए जाएंगे, जांच की जाएगी। तो फिर इतने दिनों से कर क्या रही थी पुलिस? क्या ऐसे लोगों की पृष्ठभूमि की जांच करना जो दंगे फैला सकते हैं? एहतियातन तो आप कई मामलों में कई लोगों की गिरफ्तारी करते हैं, फिर ऐसे मामलों में पुलिस को क्या हो जाता है? खास तौर पर तब जब उस पार्टी की सरकार हो जिसके नेता कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व की धाराएं अलग अलग हैं। तो फिर ऐसे में क्या उनकी जो चुप्पी या हल्की फुल्की धाराएं हैं और सिर्फ मीडिया के कैमरों के सामने बयानबाजी को सिर्फ बयानबाजी ना माने, क्या माना जाए कि ऐसी बातों को खत्म करने के लिए वो गंभीर हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब सत्ताधारी दल को वहां भी देने होंगे और केंद्र में भी देने होंगे। शारिक, शुक्रिया अनुराग इस पूरी बातचीत के लिए। तो एक संत जो खुद को संत कहता है वो महात्मा गांधी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करता है और जो धाराएं लगाई गई हैं वो सारी जमानती लगाई गई हैं। वहीं पंजाब और हरियाणा में धार्मिक स्थानों पर जानबूझकर तनाव पैदा करने के मामले में एक और मामला जुड़ गया। क्रिसमस की रात हरियाणा के अंबाला के ऐतिहासिक चर्च में क्रिसमस से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन के बाद कुछ उपद्रवी तत्वों ने जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा ही तोड़ डाली। 1843 में बने इस चर्च में रात करीब 12:30 बजे 2 युवक घुसे, वहां लगी लाइटें तोड़ी और जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा भी तोड़ डाली। उनकी यह हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। हालांकि उन दोनों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की तफ्तीश की बात कह रही है। अंदर ही घूमते 2 लोग हैं और तोड़वाड़ करते हैं, लाइटें तोड़ते हैं और करीब जा रहे थे करीब 1:40 के आसपास। वो जो स्टैचू है सेक्रेड हार्ट का स्टैचू, प्रभु यीशु का पवित्र हृदय का मूर्ति है जो मेन रोड पे है, क्लास तोड़ के स्टैचू भी तोड़ के चले जाते हैं, भाग जाते हैं। हमने सीसीटीवी वगैरह यहाँ पे चेक करे हैं तो उसमें जो भी युवक नजर आ रहे हैं शायद शरारत के उसमें किसी ने या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते जो भी करा है, तो इसकी पूरी जांच करी जाएगी। जो भी कंप्लेंट हमें चर्च अथॉरिटी की तरफ से मिलेगी संबंधित धारा में पर्चा दर्ज करा जाएगा, जांच करी जाएगी और जल्दी इनको आइडेंटिफाई करके राउंड अप करा जाएगा। उन लोगों को पकड़ने के लिए हमने प्रयास शुरू किए। 3 टीमें, एक CIU 1 के नेतृत्व में, एक CIU 2 के नेतृत्व में और एक SHO अंबाला कैंट के नेतृत्व में हमने गठित की। CCTV फुटेज हमने हासिल कर ली है। उसमें 2 लड़के इस वारदात को अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। हम उस CCTV की जो फुटेज है उसके आधार पर हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम ऐसे तत्वों को गिरफ्तार करें। मोहम्मद गजाली हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। गजाली, अगर हरियाणा में देखें तो दूसरे धर्म के लोगों के जो पूजा स्थल हैं उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती रही हैं और एक तरीके से देखा जाए तो सरकारें बहुत सारे मामलों पर मौन या फिर साथ खड़ी नजर आती हैं। एक ये मामला सामने आया है जिसमें विज साहब कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करके कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद की जाए। जी देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि हरियाणा और पंजाब के ही किसान थे जिन्होंने अभी 1.5 साल और 1 साल से ऊपर किसान आंदोलन किया, कृषि कानून को वापस करवाया और उसको कहीं ना कहीं एक तरह से धर्म निरपेक्ष
गैदरिंग की तरह देखा जा रहा था कि एक ऐसा आंदोलन था जिसमें हर धर्म के, हर मजहब के, हर कास्ट के, हर क्लास के लोग थे। तो कहीं ना कहीं इस इलाके में, हरियाणा और पंजाब में, इन फिरका परस्त ताकतों को एक शिकस्त दी थी इस किसान आंदोलन ने। और उसके फौरन बाद अगर पंजाब की बात करें तो बेअदबी का मसला और बेअदबी की घटनाएं, और हरियाणा में एक क्रिसमस के दिन 25 तारीख और 26 तारीख को अलग अलग इलाकों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां पर क्रिसमस के सेलिब्रेशंस को डिसरप्ट किया गया। वहां पर दूसरे जो राइट विंग के लोग हैं उन्होंने वहां पे जाके नारेबाजी की, और फिर ये अंबाला का मामला आया कि 25 तारीख की रात में ही वहां पर किसी ने जाकर मूर्ति तोड़ दी। हालांकि पुलिस कह रही है कि उन दो लोगों की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करेंगे, FIR भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन सिर्फ ये एक मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हुए हैं जिसमें कईयों में तो शिकायत भी दर्ज नहीं की गई है। तो ये एक चिंताजनक विषय है कि ऐसे इलाके में, पंजाब और हरियाणा में, जहां लार्जली इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि जो अपने होम मिनिस्टर हैं अनिल विज, उनका इलाका है वो गृह जिला है, वहां पर होना और चिंताजनक बात है। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि कहीं ना कहीं इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और क्या ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि चोरी या तोड़ने की घटना है, या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है कि धार्मिक उन्माद पैदा की जाए, इस बारे में भी तफ्तीश की जाएगी। जी गजाली, खुद को एनसीबी अफसर बताकर भोजपुरी एक्ट्रेस को ब्लैकमेल करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ब्लैकमेल से परेशान होकर सलमा उर्फ संजना नाम की भोजपुरी अभिनेत्री ने खुदकुशी कर ली थी। संजना अपने 2 दोस्तों के साथ सांता क्रूज के एक 5 सितारा होटल में पार्टी करने गई थी। सूरज और प्रवीण नाम के 2 लोग एनसीबी अफसर बनकर वहां गए और पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल का आरोप लगाकर मामला दर्ज करने की धमकी दी। आरोपियों ने पहले 40 लाख मांगा, फिर सौदा 20 लाख में तय हुआ। आरोपी तय रकम के लिए दबाव बनाने लगे, जिससे तंग आकर लड़की ने अपनी जान ले ली। पुलिस आरिफ गाजी को भी तलाश रही है, जो अभिनेत्री के साथ होटल गया था। पुलिस को शक है कि उसी ने इन 2 आरोपियों के साथ मिलकर यह पूरी साजिश रची थी। एनसीबी नेता नवाब मलिक ने बयान देकर अंदेशा जताया है कि दोनों एनसीबी की प्राइवेट आर्मी का हिस्सा हो सकते हैं। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सुनील, अगर देखें तो ये एक शॉकिंग मामला है जहां होटल में अपने 2 दोस्तों के साथ गई एक लड़की को नकली ऑफिसर बनकर, एनसीबी का नाम लेकर, इस तरह प्रताड़ित किया कि उसने अपनी जान तक दे दी। बिल्कुल शौरिक, बहुत ही एक तरह से सख्त करने वाला मामला है। और ये खास करके उसमें अब जब जानकारी आ रही है कि उनके साथ, उस पीड़िता के साथ के जो उसके साथी थे, उन्होंने ही टिप दी थी और उन्होंने ही पूरी साजिश रची थी ब्लैकमेल करने के लिए। इसीलिए उस मामले में 2 लोग जो पे शक है, उसमें से एक आरिफ गाजी है जो कि महिला का मित्र है, और उसकी भी तलाश की जा रही है। 2 गिरफ्तार हुए हैं, इसमें सूरज परदेसी और दूसरा प्रवीण लिम्बे। ये वो लोग हैं जो कि अपने आप को एनसीबी का अफसर बता रहे थे, और एनसीबी का अफसर बताकर उन्होंने बताया कि ये जो पार्टी हो रही है इसमें ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ है और आप इसमें शामिल हुई हैं तो आपके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। और उन्होंने 40 लाख रुपए की मांग की थी, 20 लाख में आकर सेटलमेंट हुआ था, लेकिन उस पीड़िता के पास 20 लाख रुपए देने के लिए नहीं थे, लिहाजा वो परेशान रह रही थी और ये बार बार फोन करके उसे धमका रहे थे। इससे तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली, और पुलिस ने भी पहले सीधे ADR ही दर्ज किया था क्योंकि उसे इस बारे में पता नहीं था। लेकिन एक फोन जो आया अज्ञात व्यक्ति का और उससे जो टिप मिली, उसके आधार पर जब पुलिस ने जांच की तब पता चला कि इस खुदकुशी की वजह क्या है, और इसीलिए अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस मामले में जो एक दूसरा नया पेज जो सामने आ रहा है वो डाल दिया है एनसीबी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने, और उन्होंने कहा है कि चूंकि वो लगातार एनसीबी और उसके जो खास करके जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े के खिलाफ वसूली का आरोप लगाते रहे हैं, तो और उन्होंने पहले भी आरोप लगाया था कि उनकी एक प्राइवेट आर्मी है जो इस तरह के मामलों में वसूली का काम करती है। तो हो न हो ये जो 2 आदमी पकड़े गए हैं, 2 आरोपी सूरज और प्रवीण, ये उसी आर्मी, प्राइवेट आर्मी के सदस्य हों, यानी उन्होंने कहीं न कहीं सीधे समीर वानखेड़े से जोड़ने की कोशिश की है। हालांकि सीधे वो बोलने से बच इसलिए रहे हैं क्योंकि हाईकोर्ट में मामला लंबित है जिसमें कि समीर वानखेड़े के पिता ने एक पिटीशन दी है जिसमें उसकी वजह से एनसीबी खास करके नवाब मलिक पर एक गैग ऑर्डर लगा हुआ है कि वो जब तक मामला लंबित है तब तक वो इस तरह के बयान न दें। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने एक कोशिश जरूर की है इस पूरे तार को जोड़ने की समीर वानखेड़े से, प्राइवेट आर्मी का उल्लेख करके। शुक्र सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो नवाब मलिक जो एनसीपी के नेता हैं, उन्होंने इसमें कहा है कि जो प्राइवेट आर्मी है एनसीपी की, उसी के लोग थे। लेकिन एक चौंका देने वाला और शॉकिंग मामला सामने आया है जहां होटल में पार्टी कर रही एक भोजपुरी अभिनेत्री पर इस तरह से दबाव बनाया और उसके साथ पैसे के लेन देन की बात कही कि 20 लाख रुपए दो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ ड्रग्स का झूठा मामला दर्ज कर देंगे। इसके बाद उस लड़की ने, जिसके पास 20 लाख देने को नहीं थे,
घबराहट और डर में उसने खुदकुशी कर ली। आज क्राइम शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।